बच्चों, हमने भाग एक के अंदर बात की थी कि मात्रक क्या होते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, मूल मात्रक क्या हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, मूल मात्रक की परिभाषाएं क्या हैं। तो ये बात हमारी हो चुकी है भाग एक के अंदर। तो जैसा कि अपन ने देखा कि लंबाई एक मूल मात्रक है। अब लंबाई के मापन पर बात करेंगे हम मुख्य रूप से भाग दो के अंदर। तो हमारी जितनी भी बात होगी वो लंबाई से संबंधित हो जाएंगी कि लंबाई के मापन कैसे किए जाते हैं। फिर दूसरा ये है कि अगर बहुत बड़ी दूरियां हैं तो उनकी लंबाई का मापन कैसे करते हैं। फिर अति सूक्ष्म दूरियां हैं तो उनका मापन कैसे करते हैं। फिर लंबाई का परिसर क्या है। परिसर मतलब जैसे हमारा खेल का मैदान होता है ना, कि हमारे स्कूल का इतना बड़ा परिसर है। परिसर से मतलब यह है कि हम बड़ी से बड़ी कितनी लंबाई तक नापते हैं और छोटी से छोटी लंबाई भी हम कितनी माप सकते हैं। तो ये पूरा परिसर कहलाता है। लंबाइयों के विभिन्न व्यवहारिक पैमाने क्या हैं। अलग अलग पैमानों के ऊपर लंबाइयां मापी जाती है। कभी हम मिलीमीटर में मापते हैं, तो कभी किलोमीटर में मापते हैं, तो कभी मीटर में नापते हैं, कभी सेंटीमीटर में नापते हैं। तो ये सारे क्या है, पैमाने हैं। तो हम एक सिस्टमेटिक तरीके से इन सभी पैमानों को बात करेंगे। और अत्यंत बड़ी दूरियों के लिए क्या मात्रक हो सकते हैं। अगर हम खगोलीय दूरियों की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तारों की बात करें कि कितनी दूर है, तो वो दूरियां इतनी बड़ी हैं कि उसके लिए हमारा मीटर, किलोमीटर, ये सब बहुत छोटे मात्रक हो गए। तो इतनी बड़ी दूरियों को मापने के लिए किन मात्रकों का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा भाग 2 होगा। इस पर अपन बात करते हैं, बिंदुवार बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी बात होगी कि लंबाई का मापन। लंबाई का मापन कैसे करते हैं। तो लंबाई के मापन की 2 विधियां हैं। एक तो है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि यानी कि हम सीधे सीधे नाप लेंगे। जैसे स्केल अगर आपको दे दी जाए और कह दिया जाए कि भाई इस दरवाजे की लंबाई नापी है, तो आप नाप के बता देंगे कि इस दरवाजे की लंबाई जो है वो 7 फीट है। अगर आपको 1 मीटर का वो रोल दे दिया जाए, टेप रोल दे दिया जाए और कह दें कि इस मैदान की लंबाई और चौड़ाई नाप के आइए आप, तो आप उस टेप की सहायता से खोलते जाएंगे और एक सिरे पर पकड़ेंगे, दूसरे सिरे तक लेकर जाएंगे और इस तरीके से आप नापते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये सारी विधियां क्या कहलाती है, प्रत्यक्ष विधियां कहलाती है। हम कॉपी के अंदर ज्यामिति करते हैं तो 5 सेंटीमीटर की लंबाई खींचिए, रेखा खींचिए, तो 5 सेंटीमीटर हम स्केल की सहायता से नाप लेते हैं। तो ये विधियां प्रत्यक्ष विधियां कहलाती है, जब हम सीधे सीधे उपकरण का उपयोग करके लंबाई नाप लेते हैं। और दूसरी विधियां कहलाती है अप्रत्यक्ष विधि, जिसमें हम लंबाई नहीं नापते हैं पर गुणा भाग करके और लंबाई निकाल लेते हैं। तो ये विधियां क्या कहलाती है, अप्रत्यक्ष विधियां कहलाती है। तो प्रत्यक्ष विधियों के अंदर सामान्यतः 10⁻⁻5 मीटर से लेके 10⁻² मीटर तक की दूरियों का मापन किया जा सकता है। अब आप देखिए कि 10⁻5 मीटर तक आप प्रत्यक्ष विधि से नाप सकते हो। हमारे जो उपकरण है ना, आपने वर्नियर कैलिपर्स का नाम सुन लिया होगा, स्क्रू गेज का नाम सुन लिया होगा। तो ये जो वर्नियर कैलिपर्स है या स्क्रू गेज है, ये 10⁻5 तक, हमारा स्क्रू गेज 10⁻5 मीटर तक नाप सकता है। दूसरा, लंबी दूरियों में 10⁻² मीटर यानी कि 100 मीटर तक की हम दूरियां माप सकते हैं आसानी से। टेप रोल आते हैं ना, वो जो ठेकेदार वगैरह काम में लेते हैं, सड़क बनाने वाले काम में लेते हैं, इंजीनियर काम में लेते हैं, तो उनके पास बड़े बड़े टेप रोल होते हैं। वो खोलते जाते हैं तो वो लगभग 100 मीटर तक नाप लेते हैं। बहुत ज्यादा करोगे तो 500 मीटर नाप लेंगे, 600 मीटर नाप लेंगे। पर ऐसा नहीं हो सकता कि एक शहर से दूसरे शहर की दूरी हम रस्सी या टेप रोल के माध्यम से नाप लें, तो व्यवहारिक नहीं होता। तो प्रत्यक्ष विधियों में सीमा है कि 10⁻5 मीटर से लेकर 10⁻² मीटर तक की दूरियों का मापन होता है। दूसरा यह है कि किसी भी उपकरण जैसे स्केल, मापक टेप, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज आदि का उपयोग कर इन परास की दूरियों का मापन किया जा सकता है। इस पर अपन लोग बात कर ही रहे हैं। अब अप्रत्यक्ष विधियां, तो बहुत बड़ी दूरियां या बहुत सूक्ष्म लंबाई को मापने के लिए अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं। बहुत बड़ी के अंदर जैसे अगर कह दिया जाए कि दिल्ली से लेके और मुंबई तक की दूरी मापना है, तो हम प्रत्यक्ष विधि से नहीं माप सकते, तो हमें अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करना होता है। यदि बहुत सूक्ष्म के अंदर के किसी अणु का आकार ज्ञात करना है या किसी क्रिस्टल का आकार ज्ञात करना है, तो फिर आप सीधे सीधे आप उसको नहीं नाप सकते, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है कि कोई उपकरण नहीं हमें नापने के लिए। तो ऐसी दूरियों को भी अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा मापा जाता है। इसमें कई सारी विधियां हैं। आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि अप्रत्यक्ष विधियों में हम कई तरीके से हम दूरियों का मापन कर सकते हैं। उसमें से उदाहरण लेकर हम यहाँ कुछ बात करेंगे।
तो आइए अब अपन बात करते हैं कि यदि हमें बहुत बड़ी दूरी का मापन करना हो तो किस प्रकार से किया जाता है। तो बहुत अधिक दूर स्थित किसी वस्तु की दूरी या बहुत बड़े आकार की जानकारी प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना संभव नहीं होता है, यह तो स्पष्ट है ही। जैसे ग्रहों की बात करें या तारों की बात करें तो इनकी दूरियां ज्ञात करना हो, सूर्य चंद्रमा का आकार ज्ञात करना हो, तो आप यहाँ पर बैठकर चंद्रमा का आकार निकाल लें, यहाँ पर बैठकर सूर्य की सही सही दूरी ज्ञात कर लें, तो ये विधियां क्या हैं? अप्रत्यक्ष विधियां हैं, जिससे ऐसा संभव है। तो इस प्रकार की लंबाइयों की जानकारी के लिए लंबन विधि का उपयोग किया जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि कई सारी विधियां हैं, जिसमें से हम यहाँ पर उदाहरण के लिए बात करेंगे तो लंबन की एक विधि है जिसका उपयोग करके और हम लंबी दूरियों का मापन कर सकते हैं। तो लंबन की विधि क्या है, आइए इसे देख लेते हैं। तो जैसे देखिए कि लंबन विधि की अगर हम बात कर लें, लंबन विधि क्या है? किसी वस्तु को दो भिन्न भिन्न स्थानों से देखने पर उसकी सापेक्ष स्थिति में विस्थापन प्रतीत होता है, इसे लंबन कहते हैं। मैं एक प्रयोग करने के लिए आपसे कहूंगा कि आप दीवार से थोड़ी दूर पर खड़े हो जाएं और दीवार पर एक बिंदु लगा दें और फिर उस बिंदु को एक आंख से देखें, फिर दूसरी आंख से देखें, फिर एक आंख से देखें, फिर दूसरी आंख से देखें, बराबर आंख को बदल कर देखते रहें, तो आपको लगेगा कि वो बिंदु अपनी स्थिति से हिल जाता है, थोड़ी दूर पर हो जाता है। या फिर एक और तरीका, आप दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं, अपने एक हाथ में बॉल पेन को पकड़ें, उस बॉल पेन को क्रम से एक और दो या दाईं और बाईं आंख से आप देखें, तो आपको लगेगा कि बॉल पेन हिलता हुआ प्रतीत होता है। तो ये क्या कहलाता है? ये लंबन कहलाता है। तो ये विधि लंबन विधि कहलाती है। तो इस विधि का उपयोग करके हम लंबी दूरियों को या अधिक दूरियों को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे होगा? तो देखिए कि माना कि O एक वस्तु है, हम कल्पना करते हैं कि यहाँ पर एक वस्तु है, थोड़ी देर के लिए मानो कि एक तारा है। तो वो एक वस्तु है जिसे पृथ्वी के दो स्थानों A तथा B से एक साथ देखा जाता है। ये पृथ्वी का एक स्थान A है और ये पृथ्वी का दूसरा स्थान B है। यहां से हम इस तारे को देखते हैं, इधर से ऐसे देख रहे हैं। कोण AOB, ये वाला कोण कहलाता है लंबन कोण, जिसको हम थीटा से प्रकट करते हैं। ये थीटा कोण हो गया, हमारा लंबन कोण हो गया। तो ज्यामिति कहती है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहाँ चाप कितना है? AB, और त्रिज्या क्या है? AO या BO, कुछ भी कह लें। तो ये तो हो गया चाप और ये हो गई त्रिज्या। तो कोण यदि थीटा है तो चाप हो गया AO बटे AB बटे AO। तो इस प्रकार से AO का मान कितना हो जाएगा? तो AO यदि हमें ज्ञात करना है तो हम AB बटे थीटा निकाल सकते हैं। थीटा के मान की गणना की जा सकती है। ऐसे हमारे उपकरण हैं कि जो हम इस कोण को दशमलव के अंदर भी शुद्धता से ज्ञात कर लेंगे। और AB चूंकि पृथ्वी पर तय की गई दूरी है तो हम इसको नाप लेंगे कि हमने दो स्थान कितने दूर लिए हैं पृथ्वी पर, तो वहां से लंबन कोण और AB का मान रखकर हम AO के मान की गणना कर सकते हैं। यहाँ याद रखने वाली बात है कि थीटा को जो है वो काय में नापना है, थीटा रेडियन में आएगा। थीटा का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? रेडियन होगा। इस प्रकार AB तथा थीटा के मान रखकर पृथ्वी से दूरस्थ पिंड की दूरी की गणना की जा सकती है, यानी कि हम इस दूरी का मान निकाल सकते हैं। यह हमारी लंबन विधि हो गई। अब आइए बात कर लेते हैं कि अति सूक्ष्म दूरियों का मापन कैसे होता है। तो जैसा कि हमने अभी कहा था कि 10 की घात -5 मीटर तक की दूरी को तो हम सीधे सीधे स्क्रू गेज की सहायता से माप सकते हैं, पर यदि दूरी 10 की घात -6 मीटर या उससे भी कम हो तो फिर हम उसको सूक्ष्मदर्शी से मापेंगे, या फिर 10 की घात -10 मीटर की दूरी हो तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से माप लेंगे। अर्थात हमारे ये दो उपकरण हैं, सूक्ष्मदर्शी 10 की घात -6 मीटर तक की दूरियों का मापन कर सकता है और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी वो 10 की घात -10 मीटर की दूरी का उपयोग कर सकता है, यहाँ तक की दूरी को माप सकता है। इससे भी कम दूरियां, जैसे अणु का आकार ज्ञात करना हो तो फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए एक विधि है जिसको हम आणविक परत विधि के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग करके हम सूक्ष्म दूरियों का मापन कर सकते हैं। जैसे अणु का आकार ज्ञात करना हो तो हम इस प्रकार की विधि का उपयोग करेंगे। तो आणविक परत विधि क्या है, आइए देख लेते हैं। तो उदाहरण के लिए ओलिक अम्ल लेते हैं। ओलिक अम्ल जो है इसका अणु सामान्य आकार में थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमें आसानी होगी। तो इसको अल्कोहल के साथ में मिलाते हैं, यानी कि 400 मिलीलीटर अल्कोहल के अंदर 1 मिलीलीटर ओलिक अम्ल मिला लेंगे तो 1/400 सांद्रता का विलयन बन जाएगा।
अब इसको क्या है कि हम एक पिपेट में भर लेंगे, पिपेट में भर के और एक बर्तन में पानी लेंगे, कांच के बर्तन में, और उस बर्तन में पिपेट की सहायता से एक जैसी n बूंदे पानी की सतह पर डालेंगे, धीरे धीरे टपकाएंगे। जैसे बूंद गिराते हैं ना अपन, ड्रॉपर से एक बूंद डाली, दूसरी बूंद डाली, तीसरी बूंद डाली। पर ध्यान रखना है कि हमें इसके लिए उपकरण का उपयोग करना है, बूंदे छोटी बड़ी नहीं होना चाहिए। तो n बूंदे हमने गिन के और पानी पर डाल दी। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद अल्कोहल जो है ये तो वाष्पीकृत हो जाएगा, यानी कि वाष्प बनकर उड़ जाएगा, और पानी के ऊपर ओलिक अम्ल की एक आणविक परत बन जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कभी कि पानी के ऊपर अगर एक केरोसिन की बूंद डाल दें या डीजल की बूंद डाल दें तो पूरी तरह से फैल जाती है और बिल्कुल पतली फिल्म बनती है, धूप में रखें तो चमकने लगती है। तो इसी प्रकार से ओलिक अम्ल भी पानी की सतह पर फैल जाएगा और अल्कोहल उड़ गया। तो अब देखिए कि पानी पर कौन बचा, सिर्फ ओलिक अम्ल बचा। अब क्या करेंगे, हम एक ट्रेसिंग पेपर लेंगे और ट्रेसिंग पेपर को पानी पर धीरे से रख देंगे। तो ट्रेसिंग पेपर क्या करेगा कि ओलिक अम्ल को सोख लेगा, गीला हो जाएगा। अब उस ट्रेसिंग पेपर को सुखा देंगे तो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और उस ट्रेसिंग पेपर पर जैसे तेल का धब्बा बनता है ऐसा एक क्षेत्रफल बन जाएगा। हम उस क्षेत्रफल की गणना कर लेंगे। देखिए क्या क्या बातें हुई है कि हमने ओलिक अम्ल को अल्कोहल में मिलाया, 1/400 सांद्रता का विलयन तैयार किया, उसकी n बूंदे पानी की सतह पर डाली, थोड़ी देर बाद अल्कोहल उड़ गया, पानी पर ओलिक अम्ल की एक आणविक परत बन गई और इस आणविक परत को हमने ट्रेसिंग पेपर की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब क्षेत्रफल ज्ञात हो गया हमारे पास में। अब ले लेते हैं कि माना कि एक बूंद का आयतन v है, हमने कितनी बूंदें डाली थी, n बूंदें डाली थी, और एक बूंद का आयतन कितना है, v है। तो n बूंदों में ओलिक अम्ल का कुल आयतन कितना होगा, कुल आयतन हो जाएगा n गुणित v, और चूंकि एक बूंद के अंदर 1/400 ओलिक अम्ल है, जो सांद्रता है ना वो कितना है, 1/400। तो ओलिक अम्ल का आयतन कितना हो जाएगा, n बूंदों की संख्या, v एक बूंद का आयतन, और 1/400 भाग ओलिक अम्ल है तो NV/400 सेंटीमीटर क्यूब इतना ओलिक अम्ल का आयतन था जो हमने पानी पे डाला। अब जो फिल्म बनी है उसका क्षेत्रफल कितना है, a है, और माना कि फिल्म की मोटाई t है, तो फिल्म का आयतन कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणित मोटाई, तो ये फिल्म का आयतन हो जाएगा। तो फिल्म काय की बनी है, ओलिक अम्ल की, फिल्म का आयतन है AO, और हमने ओलिक अम्ल का आयतन निकाल रखा है कि ओलिक अम्ल का आयतन है NV/400। तो हम इन दोनों आयतनों की तुलना कर लेंगे, यानी कि A गुणित T बराबर NV/400। तो T क्या है, मोटाई है उस परत की, उस फिल्म की मोटाई है, तो T बराबर हो जाएगा NV/400 गुणित A। तो ये जो T मोटाई है ये हम ले सकते हैं कि वो आणविक परत है, तो वो एक अणु की मोटाई हो गई। तो इस प्रकार से हम अणु का आकार सूक्ष्म विधि के द्वारा, आणविक परत विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक विधि है जिसका उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं लंबाई के परिसर की। जो लंबाई हम ज्ञात करते हैं वो कितनी छोटी से लेकर कितनी बड़ी तक हो सकती है, तो आइए इस पर थोड़ी सी हम बात कर लें। ये एक तरीके से ब्यूटी ऑफ फिजिक्स है, भौतिकी का सौंदर्य है कि हम इतना सूक्ष्म से लेकर इतना विशाल तक गणनाओं में काम में लेते हैं। तो देखिए कि प्रोटॉन की आमाप, यानी कि प्रोटॉन जो होता है एक धनावेशित कण है, नाभिक में पाया जाता है और इसका आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर का, बहुत सूक्ष्म। परमाणु 10⁻14 मीटर। इसी प्रकार से जीवाणु जो होते हैं, अणु जो होते हैं वो 10⁻10 मीटर के होते हैं। जीवाणु ये 10⁻8 मीटर के हैं, अति सूक्ष्म, जिसमें बैक्टीरिया आ गए, हमारे वायरस आ गए, अभी कोविड-19 वायरस आ रहा है ना, वो 10⁻8 मीटर। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 10⁻7 मीटर। हमारे रक्त के अंदर लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है, वो 10⁻5 मीटर के आकार की होती है। जिस कागज पर लिखते हैं वो 10⁻4 मीटर का होता है, यानी कि 10,000 कागज को अगर जमाएंगे तो वो 1 मीटर के लगभग हो जाएंगे। समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 10 किलोमीटर है। इसके बाद यदि अपन बात करें बड़ी दूरियों की, तो पृथ्वी की त्रिज्या 10⁻7 मीटर के आमाप की है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 10⁻8 आमाप।
सूर्य की पृथ्वी से दूरी 10 की घात 11 मीटर हम आपकी है, यानी कि ये लगभग मान है, ऐसा नहीं करेंगे कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट है। ये 10 की घात के अंदर लिए गए मान है, यानी कि इस ऑर्डर के हैं। सूर्य से प्लूटो की दूरी 10 की घात 13, आकाशगंगा 10 की घात 21, पृथ्वी से एंड्रोमेडा मंदाकिनी दूरी यानी कि हमारी आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा की दूरी 10 की घात 22, और प्रेक्षणीय विश्व की परिसीमा अभी तक की दूरियां, यानी कि अभी तक हमने जो विश्व को देखा है वो 10 की घात 26 मीटर तक देख लिया है। इसके आगे कितना विश्व है ये आज विज्ञान की पकड़ से बाहर है। तो ये लंबाइयों की आमाप हो गई, यानी कि क्या ऑर्डर्स हैं उस पर हम लोगों ने बात किया। अब आइए अपन बात कर लेते हैं लंबाइयों के कुछ व्यवहारिक पैमानों पर। जैसे अति सूक्ष्म दूरी है एटोमीटर, 10 की घात -18 मीटर हम एटोमीटर कहते हैं। फेम्टोमीटर जिसमें नाभिक के आकार को मापा जाता है वो 10 की घात -15 मीटर होता है। पिकोमीटर 10 की घात -12 मीटर होता है। नैनो जो है वो 10 की घात -9 है। माइक्रो 10 की घात -6 है। मिली 10 की घात -3 है। सेंटीमीटर 10 की घात -2 मीटर है। तो ये सूक्ष्म पैमाने हो गए। अगर बड़े में बात करें तो किलोमीटर है 10 की घात 3 मीटर, मेगामीटर है 10 की घात 6, गीगा है 10 की घात 9, टेरा है 10 की घात 12, पीटा है 10 की घात 15 और एक्सा है 10 की घात 18 मीटर। तो ये बड़े बड़े पैमाने हो गए हमारे। अब आप बात कर लेते हैं कि अत्यंत बड़ी दूरियों के मापन के लिए कौन से मात्रक प्रयुक्त होते हैं। तो जैसे खगोलीय दूरियों को अगर मापन करना हो तो हम उसको किलोमीटर में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतनी बड़ी दूरियां हैं कि किलोमीटर में उसका कोई मतलब नहीं है। हम इतनी बड़ी संख्या को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो उनकी दूरियों का मापन होता है एक तो प्रकाश वर्ष में। आप ध्यान रखिएगा, ये बार बार ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है। प्रकाश वर्ष, नाम आ रहा है वर्ष, पर मात्रक है दूरी का। तो प्रकाश वर्ष कौन सी भौतिक राशि का मापन करता है? दूरी का मापन करता है। तो ये किसका मात्रक हुआ? दूरी का मात्रक हुआ। प्रकाश वर्ष को परिभाषित करते हैं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा उस दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहेंगे, और इसका मान होता है 9 × 4 6 × 10 की घात 15 मीटर। इतनी बड़ी दूरी है। दूसरा है खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं इसको। सूर्य और पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। एक खगोलीय मात्रक, इसको शॉर्ट में AU से प्रकट करते हैं। AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसका मान होता है 1.496 × 10 की घात 11 मीटर। मतलब लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारा सूर्य, 14 करोड़ 96 लाख। तो ये जो दूरी है ये क्या कहलाती है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। और इन सबसे बड़ा जो मात्रक काम में लेते हैं वो होता है हमारा पारसेक। सूर्य और पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी के चाप यदि किसी बिंदु पर 1 सेकंड का कोण बनाता है तो चाप खंड की त्रिज्या को 1 पारसेक कहते हैं। ये पारसेक का की परिभाषा हो गई। और एक पारसेक जो है वो 3.08 × 10 की घात 16 मीटर के बराबर होता है। यानी कि ये सबसे बड़ा मात्रक है अभी तक का दूरियों के मापन में प्रयुक्त होने वाला। तो ये हमारी भाग 2 की बात हो गई सारी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप भाग 1 और 2 देख लेंगे। तो अगले भाग में हम लोग द्रव्यमान और यदि हुआ तो समय के ऊपर चर्चा करेंगे।